सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने एक्सरसाइज 10.4 के सॉल्यूशंस के बारे में। एक्सरसाइज 10.4 बेस्ड है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ से छोटी सी एक्सरसाइज है, 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको तो 4 मार्क का क्वेश्चन कर सकता है ना। बात ये नहीं है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या सीखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला हमसे। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इफ़ ए वेक्टर जो है आपके पास आई माइनस 7j प्लस 7k और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है कितना 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो आपको मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, है ना। डिटरमिनेंट मेथड बेस्ट रहता है इसके लिए। वैसे दूसरा मेथड भी होता है पर वो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना, और कोई भी प्रेफर नहीं करता उसको। तो हम डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस भी निकाल लेंगे। आई जे के 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। तो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट को सोल्व करना। आई माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 माइनस 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 यानी प्लस 14 आ जाएगा ये तो। ठीक है, माइनस जे कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 7 से 21 प्लस के कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 और 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 और एक माइनस बीच में आएगा तो प्लस 21 हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो ख़त्म ही हो गया कंपोनेंट क्योंकि 0 हो जाएगा, तो 0 है तो 0 ख़त्म ही हो जाएगा वो तो। 2 माइनस 21 माइनस 19 माइनस और एक माइनस यहाँ पे भी है पहले से ही, तो ये कितना हो जाएगा 19j हो जाएगा सीधा। 21 माइनस 2 19 प्लस 19k कैप। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। आपको क्या चीज़ का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी हमारे पास क्या आया, एक वेक्टर आया है, तो मैग्नीट्यूड उसका बड़ा इजीली निकल जाएगा। आई का कॉम्पोनेंट तो कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंदर 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 का स्क्वायर 17 का 289 होता है और 19 का 576 होता है। हाँ नहीं 19 का 576 सॉरी 19 का मैं भूल गया कितना होता है। मैंने 8 19 1 19 एक 9 7 16 361 प्लस 361, तो ये कितना हो जाएगा 361 प्लस 361 1 1 2 6 और 6 12 3 और 3 6 1 7 7√722 आ रहा है ना। तो रूट 722 का आप और सॉल्व कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो आंसर मैच करते हैं, वैसे इतना ही है क्या। (19√2) है। अच्छा, उन्होंने क्या करा है यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसमें यहाँ पर 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर है ना। वैसे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा अगर आप इसको देखोगे तो ये 19√2 ही आएगा वैसे तो। उन्होंने कैसे करा मैं बता देता हूँ आपको। 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 19 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। और 19 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर है कितना होगा 19, तो ये कितना बनेगा 19√2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर 19√2 आ रहा है। ठीक है, चलता है सेकंड क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी ए माइनस बी वेयर ए एंड ए वेक्टर इज गिवन एस एंड बी वेक्टर इज गिवन एस दिस। तो ए वेक्टर क्या है आपके पास 3i प्लस 2j प्लस 2k। बी वेक्टर क्या है 2i प्लस 2j माइनस 2k। तो आपको यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे क्या कह रहा है वो। अब उसने आपसे कहा है पहले आप a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लो। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी आपके पास कैसे क्वांटिटी देंगी वेक्टर क्वांटिटीज, तो हम पहले उनको निकाल लेते हैं। a प्लस बी कितना आएगा 4i प्लस 4j
प्लस 0k, है ना। तो 0k को तो ऐसे ही छोड़ दो, बस इतना लिखेंगे। a माइनस बी कितना आएगा, 3 माइनस 1 2i, 2 माइनस 2 0, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। तो प्लस 4k कैप हो जाएगा ये। तो a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास कुछ वेक्टर है, सपोज करो दिस इज c वेक्टर एंड दिस इज d वेक्टर, ठीक है। अब c वेक्टर और d वेक्टर आपके पास दोनों ही वेक्टर है। आपको क्या चाहिए, इन वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, और वो भी यूनिट वेक्टर चाहिए ठीक है। तो c और d किसी भी एक प्लेन पर होंगे दोनों वेक्टर्स, c वेक्टर ये और d वेक्टर ये। तो आपको इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर परपेंडिकुलर दोनों के ऐसे भी हो सकता है और हो सकता है कि ऐसे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में, कैसे भी हो सकता है ना। आप c क्रॉस d करोगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, d क्रॉस c करोगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों वेक्टर में फ़र्क क्या होगा, ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्या होगा, इसके ये जो वेक्टर होगा ये इसका नेगेटिव ही तो होगा, है ना। और या फिर ऐसा कह लो, ये वाला जो वेक्टर है ना, इस वाले वेक्टर का नेगेटिव है, इसलिए ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले c क्रॉस d निकालेंगे। i j k 4, देखो यहाँ 4i और 4j है, यानी 4i 4j और k कंपोनेंट तो 0 है। यहाँ पर 2i j कंपोनेंट खत्म है और यहाँ पर 4k। तो इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो कितना आ जाएगा, इधर देख लेते हैं। i 4 4 से 16 माइनस 0 माइनस j फोर 4 से 16 माइनस 0 प्लस k 4 0 0 माइनस 8। तो कितना आ गया ये, 16i प्लस 16j माइनस 8k कैप, ठीक है। ये क्या है, c क्रॉस d आ गया। लेट्स से दिस इज अ न्यू वेक्टर, कोई भी ई वेक्टर हो गया ये, ठीक है। अब ई वेक्टर आपके पास आ गया। आपको ई वेक्टर जो है, अब देखो c क्रॉस d से आपके पास ऐसा वेक्टर भी आ सकता था। c क्रॉस d से कैसा वेक्टर आ सकता था, हो सकता है c क्रॉस d आपने करा है, आपके पास कैसा वेक्टर आएगा, वैसे दिस c वेक्टर और दिस इज d वेक्टर, है ना। तो आपके पास वेक्टर ऐसा आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला वेक्टर c वेक्टर रहा हो और ये वाला वेक्टर क्या रहा हो, d वेक्टर रहा हो, है ना। तो ऐसे केस में आपने क्या कर दिया, एक्चुअली में d क्रॉस c कर दिया। और जब c क्रॉस d करा आपने, तो c क्रॉस d करने पे कैसा वेक्टर आएगा, ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है वेक्टर की, पॉसिबल प्लस बी माइनस बी। तो यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे वेक्टर के बाहर एक प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसको कंपनसेट करने के लिए, डायरेक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक बार प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये सी क्रॉस डी क्या है, ई वेक्टर, या प्लस माइनस ई वेक्टर भी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा हाँ, प्लस माइनस ई वेक्टर ही बोलेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए था, हमें वेक्टर से मतलब नहीं था, हमें यूनिट वेक्टर से मतलब है। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी हमें क्या चाहिए, ई कैप चाहिए, सॉरी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस माइनस ई कैप चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ई कैप का ई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, ई वेक्टर तो आपके पास ऑलरेडी, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा वो, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना आ जाएगा, 256 प्लस 256, 4 6 10 6 16, 6 5 और 5 10 और 1 11 और 6 17, 7 2 और 2 4 और 1 5। तो रूट 576 आ गया ये, ठीक है। आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 576। तो आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ से सिंपल ई कैप निकाल सकते हो, जो कि कितना आएगा, ई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। ई वेक्टर कितना है, 16i प्लस 16j माइनस 8k। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हुए चलेंगे, प्लस माइनस 16 अपॉन रूट 576 इज इक्वल टू 24, है ना। 24 के इक्वल होता है 24 आई कैप प्लस माइनस 16 अपॉन 24 जे कैप। अब यहाँ पर प्लस माइनस था, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा वो, 8 अपॉन 24 के कैप, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 to 16 प्लस माइनस 2/3 आई कैप प्लस माइनस 2/3 जे कैप माइनस प्लस 1/3 के कैप,
ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर यही आएगा। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं, अपना आंसर पहले चेक कर लेंगे एक बार इसको, फिर दोबारा देखेंगे क्या हुआ। डिफरेंस 2/3 आएगा माइनस प्लस 2/3 जे कैप माइनस प्लस 1/3 के कैप। ठीक है, अपना आंसर देखो यहाँ पर क्या हुआ है। एक रोज बी, हम अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास गिवन थे, है ना। हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन थे। उसने हमसे बोला कि हमें एक वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हमें पहले उसके लिए हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लिया। अब ए प्लस बी ए माइनस बी को सॉल्व करने में, वैसे आप ए प्लस बी ए माइनस बी करके भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या करा, इसको एक वेक्टर आया नया, तो हमने इसको सी वेक्टर मान लिया, एक नया वेक्टर है इसको डी वेक्टर मान लिया। अब हमारे पास क्या चाहिए था, हमें इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए था। तो ये वेक्टर कैसे भी हो सकते हैं, है ना, ये सी वेक्टर भी हो सकता है और ये डी वेक्टर हो सकता है। तो अगर मैं सी क्रॉस डी करता हूँ तो मेरे पास वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, ऐसी डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी, है ना, ये वाला वेक्टर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डी वेक्टर रहा हो और ये सी वेक्टर रहा हो, और आपने क्या करा है, सी क्रॉस डी करा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सी क्रॉस डी करने पे वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो डायरेक्शन अब कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें कंपनसेट करना पड़ेगा किससे, प्लस माइनस के साइन से, ताकि सारा खतरा ही खत्म हो जाए नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो इसलिए हमने क्या करा, पहले हमने इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमने सी क्रॉस डी निकाला, तो हमने डिटरमिनेंट मेथड से सी क्रॉस डी करने के बाद हमारे पास एक वेक्टर आया, लेकिन इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड तो है नहीं, ये ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो हमने प्लस माइनस लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, हमारा काम खत्म। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, एक नया वेक्टर आ गया, तो हमने इसको ई वेक्टर मान लिया, या प्लस माइनस ई वेक्टर भी बोल सकते हो। अब हमारी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, अगर ई वेक्टर आपके पास है तो ई वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, ई कैप। और ई कैप कैसे निकलेगा, ई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। ई वेक्टर तो आपके पास है, आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर निकाला आपने, 24 आ गया। तो आपको क्या चाहिए था, ई कैप। तो ई कैप का फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ वैल्यूज पुट करी, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा है, इफ अ यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एंगल एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, है ना। तो ध्यान से पढ़ना आपको क्वेश्चन को। पहली बात तो वेक्टर के केस में ये बहुत ज़रूरी होता है आप क्वेश्चन को, या आप वेक्टर का छोड़ा, आप कैसे भी क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें, तभी आप उसका सोल्यूशन सही दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है ए, कोई भी, तो ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, ए यूनिट वेक्टर है उन्होंने, लेकिन उसको पहले ए वेक्टर बोल रखा है, तो आप उसको ए कैप नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ए वेक्टर को ही क्या स्पेसिफाई कर दिया कि यूनिट वेक्टर है। तो अंडरस्टूड है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ए वेक्टर आपके पास गिवन है, ये पहले से ही क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये जो वेक्टर है स्पेस में एंगल बना रहा है यहाँ से, इसके साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। उन्होंने क्या कहा, π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। ठीक है, तो ये π/3 है, π/3 यानी 60 डिग्री, π/4 यानी 45 डिग्री, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल ऐड करके आप 180 के हिसाब से इवैल्यूएट करो, वो नहीं करना। यहाँ पर ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा ना, ये वाला एंगल। अच्छा, तो आपको यहाँ पर थीटा निकालना है और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर निकालना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आ रखा है ये। ठीक है, तो देखेंगे कैसे निकालोगे आप यहाँ पर थीटा। आपको उन्होंने बताया ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसका कुछ यूज़ तो होगा ही। अब यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है वो, है ना, और आपके सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखेंगे कोई भी अगर एक यूनिट वेक्टर है, वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये, कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है, आई के लिए मैं कोई भी यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यूनिट वेक्टर ए कैप। ठीक है, तो वो जो ए कैप होगा, सपोज करो यहाँ पर हमारे पास तो ए वेक्टर होता था, ए वेक्टर ऐसे दिखेंगे, ए वेक्टर कोई भी अगर एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसमें जो एक्स वाई जेड होते थे वो क्या होते थे, डायरेक्शन रेशोज होते थे, है ना। लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर है ए कोई यूनिट वेक्टर है ए, तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जनरल ले रहा हूँ, और उसके कोई ये जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशोज नहीं होते, वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं।
ठीक है। कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोज नहीं होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैसे आगे यूज़ करेंगे इसको, इस वाली बात को इसमें कैसे यूज़ करेंगे। उसने बोला कि π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। अब ये वाले, अब क्योंकि ये वाली एक्सिस के ऊपर तो कितना एक यूनिट का वेक्टर क्या होता है, आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो कोस थे, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, कोस अल्फा को हम क्या बोलते थे, एल, कोस बीटा को एम, और कोस गामा को क्या बोलते हैं, एन, है ना। और हमें एक रिलेशन और पता है क्या, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। हमें रिलेशन पता है, हमें वाला रिलेशन पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर मैं एल एम एन की वैल्यू रख दूँ, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, π/3, तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, या 60 भी बोल सकते हो आप, तो कोस π/3 का स्क्वायर बोल देंगे इसको पूरा, कोस π/4 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कोस π/3 कितना होता है, 0, 1/2, 1/3/2, तो 1/2 होता है ये, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना। क्योंकि एंगल हमें स्पेसिफाइड नहीं है, हमें गामा ही निकालना है यहाँ पर, है ना। गामा एंगल क्या है भाई, इतना पता है, गामा एंगल जो है एक्यूट एंगल है, हमें ये नहीं पता ही गामा क्या है, हमें तो गामा की वैल्यू चाहिए। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू होगी 1 - 1/4 - 1/2, तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 4 - 1 - 2, तो 4 - 3 यानी 1/4। अच्छा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4 है, तो कोस गामा कितना होगा, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोल रखा है कि ये जो एंगल है एक्यूट एंगल है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो सिर्फ प्लस होगा, तो प्लस √1/4, नहीं यानी कितना आ जाएगा, कोस गामा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√2, और 1/2 के इक्वल आ जाएगा, है ना। अगर कोस गामा 1/2 के इक्वल है तो गामा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/2 के, और कोस इनवर्स 1/2 कितना होता है, 0, 1/2, यानी ये भी 60 के डिग्री के इक्वल ही होगा। तो एंगल तो π/3 आ गया, ठीक है। तो चेक करते हैं गामा की वैल्यू ठीक है क्या, जो इसके अगला पार्ट फिर उसी से होगा, π/3 है तो ठीक आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अगला पार्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालना बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ आपको, इसी लॉजिक को यूज़ करके कैसे निकलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। हमें क्या पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर मैं इनको एक्स वाई जेड ना लिख के क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर LMN लिख सकता हूँ, LMN LI + MJ + NK, है ना। और LMN की वैल्यू मुझे पता है कि L किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा के, है ना। और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू भी मुझे पता है, कितनी है, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कोस अल्फा की वैल्यू 1/2, कोस बीटा की वैल्यू 1/√2, और कोस गामा की वैल्यू कितनी है, 1/2 ही है, क्योंकि कोस π/3 1/2 आएगा, है ना। यहाँ पर ऐसे देखेंगे इसको, LI + MJ + NK, यानी इसको यहाँ पे ना करके मैं इधर कर रहा हूँ, है ना। आप इसको रब कर लेना रिवाइंड करके, क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर LMN, अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसका स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैं इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर पहले से ही पता है, तो इसलिए ए वेक्टर लिख रहे हैं उसको। तो कोस 60 आई कैप प्लस कोस 45 जे कैप प्लस कोस 60 के कैप, कोस 60 आई कैप, कोस 60 कितना है, कोस 60 होता है 1/2 आई कैप प्लस कोस 45 1/√2 जे कैप प्लस कोस 60 कितना हो जाएगा, ये अगेन 1/2 हो जाएगा के कैप, है ना। तो उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 1/2 1/√2 और 1/2। तो इसके इस कंपोनेंट आ जाएंगे 1/2 1/√2 एंड 1/2। दिस इज़ योर आंसर। तो चेक करते हैं अपना आंसर,
1/2 बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा है कि शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। शो कर देंगे इसको, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है बहुत इजीली शो हो जाएगा। देखेंगे कैसे, आप पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो वो राइट हैंड साइड है वो तो हमें लेके आनी है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस ए, देखो ए क्रॉस ए कोई भी वेक्टर अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आएगा वो आपको बता रखा था इंट्रोडक्शन, फिर से देख लेते हैं। और सपोज करो जैसे अगर ए क्रॉस ए है तो उसका आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और एंगल अपने साथ ही कितना बनाएगा, थीटा। एंगल जो थीटा होगा वो कितना होगा, कोई भी वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 और एन कैप, है ना। ये भी कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, ये भी कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। साइन 0 कितना होगा, 0, और 0 की किसी में मल्टीप्लाई कर लो 0 आएगा। तो इसलिए ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए 0। ठीक है, तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे, ए क्रॉस ए 0 और बी क्रॉस बी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कभी आप इसको बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख दो, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन ये होता है कि ए क्रॉस बी अगर है तो किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के, है ना। ये सब इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, माइनस बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ प्लस माइनस बी क्रॉस ए तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये कितना होगा, माइनस बी क्रॉस ए, तो ये एक्चुअली में किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस बी के। तो प्लस ए क्रॉस बी और ये कितना, 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो साइड बाय साइड स्टेट करते हुए चलेंगे कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ए क्रॉस बी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 3 लाइन का प्रूव हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + लैम्डा j + म्यू k = 0 वेक्टर। तो बहुत इजी है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो करना है और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, i j k। ये कितना होगा, 2 6 27 और 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा म्यू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं आगे मैथमेटिक्स में। आप आगे भी जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना, वहाँ पर देखने के लिए, रो ईटा ये सब। तो i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, और ये किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के ना, ये 0 वेक्टर के इक्वल है, याद रहे 0 के इक्वल नहीं। तो उसको जब सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करते हैं, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, वो कितना हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6। अच्छा, ये किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल है, याद रहे। तो अब देखो ये 0 वेक्टर के अगर इक्वल है तो मैं 0 वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, यानी ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के। तो 0 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 0i + 0j + 0k, ये लिख सकता हूँ 0 वेक्टर को, है ना। और अब जो 2 वेक्टर इक्वल है तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल रहे होंगे। तो स्केलर कंपोनेंट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा किसके इक्वल आएगा, 0 के। और यहाँ से 2 म्यू माइनस 27 किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यहाँ से सॉल्व करके हम म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और 2 लैम्डा माइनस 6 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपके पास 0 के। तो 2 लैम्डा माइनस 6 = 0 यानी लैम्डा = 3, लैम्डा की वैल्यू तो 3 आ गई। और 2 म्यू माइनस 27 = 0 यानी 2 म्यू = 27, है ना। तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 27/2 के।
दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं। थ्री और 27 बोल, ठीक है अपना आंसर 27/2 सॉरी, है ना। चलते हैं 6 क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। आपको गिवन कंडीशन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है एंड ए क्रॉस बी जो है वो भी क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 वेक्टर के, क्योंकि ये तो ए क्रॉस बी तो आपको क्या देगा, 0 वेक्टर देगा, है ना, वेक्टर क्वांटिटी देता है ना ये, तो 0 नहीं दे सकता कभी ये, स्केलर क्वांटिटी 0 वेक्टर देगा आपको ये, ठीक है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वेक्टर्स ए एंड बी के बारे में, मतलब क्या बता सकते हैं उनके बारे में। तो देखेंगे क्या बता सकते हैं। अगर ए डॉट बी 0 होता है तो मैं यहाँ से 2 कंडीशन कंक्लूड कर सकता हूँ। क्या क्या मैं यहाँ से 2 कंडीशन जो बता सकता हूँ वो ये है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं, या तो ए वेक्टर 0 रहा होगा या बी वेक्टर 0 रहा होगा, ठीक है। कोई भी दोनों वेक्टर में से कोई भी वेक्टर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो ही क्या आ रहा है, डॉट ए डॉट बी 0 आ रहा है। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर के, तो भी क्या आता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है ना। और अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ से 2 कंडीशन क्या कंक्लूड कर सकता हूँ मैं, क्या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर रहा होगा, है ना, ए वेक्टर क्या रहा होगा 0, या फिर बी वेक्टर क्या रहा होगा 0 रहा होगा, या फिर ऐसा रहा होगा कि उसके बीच में जो एंगल होगा थीटा वो 0 या पाई बाय वो हो गया होगा पाई, 0 और पाई, या फिर 180। यही दो कंडीशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में। अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब सिंपल ये है कि या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, या फिर वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये एक कंडीशन और एक कंडीशन। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर या बी वेक्टर में कोई 0 रहा होगा, या फिर एंगल उनके बीच में क्या हो गया होगा, थीटा, या फिर 0 और या फिर 180 डिग्री, ठीक है। तो उसने बोला कि ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है, ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है, तो हम क्या बता सकते हैं ए और बी के बारे में। अगर देखो ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनकी जो कंडीशन जो उन्हें 0 बना रही हैं वो भी क्या होंगी, कॉमन कंडीशन रही होंगी। देखेंगे कैसे, अगर ए डॉट बी 0 है तो यानी वो कंडीशन है हुई होंगी दोनों में से कोई भी कंडीशन, है ना। या फिर ऐसा होगा ए क्रॉस बी अगर 0 है तो दोनों में से इनमें से कोई एक कंडीशन रही होगी। अब उसने कहा कि ये दोनों कंडीशन हो चुकी, ए डॉट बी भी 0 है, ए क्रॉस बी भी 0 है, तो इन कंडीशन में से कौन सा आंसर ठीक है। तो या तो अगर ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है तो इनकी कॉमन कंडीशन आपको दिखानी है, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसकी कॉमन कंडीशन क्या होगी, इन दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन ही कॉमन कंडीशन है दोनों में, ठीक है। एक बार दोबारा देखेंगे, उसने हमसे बोला था कि ए डॉट बी 0 हमें गिवन है। अगर ए डॉट बी 0 गिवन है तो इसका मतलब सिंपल ये है, ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई 0 रहा होगा, या फिर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए होंगे, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी 0 वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई 0 रहा होगा, या फिर उनके बीच में एंगल हो गया होगा 0 या 180 डिग्री। उसने हमसे बोला कि ए डॉट बी भी 0 है, ए क्रॉस बी भी 0 है, तो हम वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं, तो उन दोनों की जो कॉमन कंडीशन है सिर्फ वही इसका सॉल्यूशन होगी। ये जो कंडीशन इनको 0 बना रही है वही क्या होगी, कॉमन कंडीशन, वही इसका आंसर होगी। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर भी 0 रहा है, ए वेक्टर भी 0 रहा होगा और बी वेक्टर भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आंसर अपना 6 क्वेश्चन का। ये थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, वैसे पूछे तो जाते नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आपके पता होना चाहिए आपको इसको। आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 0, ठीक है अपना आंसर, है ना। क्योंकि अगर देखो ए डॉट, अगर ए वेक्टर 0 है तो उसका ऑब्वियसली बात उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 0 आएगा, और बी वेक्टर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 0। तो आप ए वेक्टर बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बोल लो, है ना, वो एक ही बात हो जाएगी। तो चल 7th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर ही। 7th क्वेश्चन में आ सकता है क्या यहाँ पर, नहीं बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा ही, करते हैं 7th क्वेश्चन को, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।